हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। जो भी कैंडिडेट 2022 में बिहार आईटीआई या फिर बिहार पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और हर क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने वाला हूँ, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की अति संभावना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट और क्वेश्चन थे कि सर हम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। तो देखिए, अगर आप लिंक से ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन करने के बाद आप साइबर एजुकेशन सर्च कीजिएगा, जो कि आपको सबसे ऊपर ही हमारे चैनल का लोगो देखने को मिल जाएगा। उसको बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्वेश्चन ये भी थे कि सर जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं क्या ये प्रीवियस ईयर के हैं। तो देखिए, मैंने कुछ दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे, लेकिन जो अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। जब आपका एग्जाम सिर्फ 15 या फिर 20 दिन रह जाएगा, उस समय हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, लेकिन जो भी मैं करा रहा हूँ ये सारे जो है प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। हालांकि मैं एक बहुत ही जल्द कल के डेट में या फिर आज की डेट में 29 अप्रैल 2022 को मैं एक स्टडी वीडियो लेकर आने वाला हूं कि आखिरकार बचे हुए में आपको एक महीने में बिहार आईटीआई की कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। उसका वीडियो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है आपको गुजरात में, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने की जरूरत है कि आखिरकार राजस्थान में कौन सा ऊर्जा परमाणु स्टेशन स्थित है, कर्नाटक में कौन सा स्थित है, महाराष्ट्र में कौन सा ऊर्जा परमाणु स्थित है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, राजस्थान में स्थित है रावत भाटा, ठीक है। राजस्थान में जब क्वेश्चन पूछा जाए कि रावत भाटा किस राज्य में स्थित है, जो कि आपका परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ये आपको स्थित है राजस्थान में। कर्नाटक में आपको कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है और महाराष्ट्र में आप सभी कैंडिडेट जानते हैं तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसके बारे में बता दिया। साथ ही आपको याद रखना है कि नरौरा जो कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ से अगर आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में क्या समानता है। आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में क्या समानता है। जैसे कि यहाँ देखिए मेंशन किए गए कार्बन, सिलिकॉन, बोरान या फिर आर्सेनिक। ये आपको चारों जो दिए गए हैं इनमें क्या समानता है। क्या ये सभी गैस है, क्या ये सभी गैर धातु हैं, या फिर क्या ये सभी धातु हैं, या फिर कोई समानता नहीं है। तो देखिए, ये जो कार्बन, सिलिकॉन और बोरान है या फिर आर्सेनिक है, ये सभी जो है गैर धातु है, यानी कि उप धातु हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सूखी बर्फ क्या है। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से जो मैंने साइंस का वीडियो दिया था उसके माध्यम से मैंने बताया था कि सूखी बर्फ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि सूखी बर्फ इसको क्यों हम लोग कहते हैं। तो आप उन्हें उस वीडियो को नहीं देखा है, या फिर आपने जितने भी मैंने वीडियो के अपलोड किए हैं साइंस वाले या फिर जनरल नॉलेज के, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो मैंने उसका एक प्ले लिस्ट बना दिया है। चैनल पर विजिट करके आप बिहार आईटीआई एग्जाम 2022 का एक प्ले लिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं जब भी आपको समय मिले तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे रासायनिक समीकरण संतुलन करने में दिक्कत आती है।
तो मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बताता हूं कि आखिरकार आपको पहचानना कैसे है। देखिए यहाँ पे संतुलन किया गया है, जो कि आपको एक संतुलन है, ठीक है, और बाकी सब असंतुलित है, तो कि आपको बताना है कि कौन सा है जो समीकरण है जो कि संतुलन है। इसको कैसे पहचानते हैं इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देखिए मेंशन किया गया है H2 + O2 मिलकर H2O बनाता है। क्या है जो समीकरण है, संतुलित है या फिर नहीं है? देखिए इसको पहचानने का क्या ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे H2O में 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इसलिए ये संतुलित नहीं होगा, ठीक है। ये संतुलित क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इसलिए संतुलित नहीं होगा, ठीक है। ये जो आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपको जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बी ऑप्शन देखते हैं। तो बी में आप देखिए मेंशन किया गया Na यानी कि सोडियम प्लस H2O, जो कि मिलकर बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस H2। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे एक सोडियम है, तो यहाँ पे एक सोडियम है, लेकिन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है O यहाँ पे 1 है और यहाँ पे HOH है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसलिए ये भी संतुलित नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि आखिर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको 2 ऑप्शन और डिटेल में समझाता हूँ, जो कि आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सी मेंशन किया गया Mg + O2 जो मिलकर बनाता है MgO, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है, संतुलित है या फिर नहीं है? तो देखिए इसको कैसे पहचानेंगे। Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Mg 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए O जो है 1 है, लेकिन यहाँ पे O जो है ऑक्सीजन जो है ये आपको 2 है, इसीलिए यहाँ से ये भी संतुलित नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, इसलिए भी संतुलित नहीं होगा। अब डी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है जो 2Mg है प्लस O2 मिलकर बनाता है 2MgO। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जब 3 गलत हो गया तो चौथा तो सही होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसका प्रमाण देता हूँ कि आखिरकार सही आखिरकार कैसे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे 2 Mg है, तो यहाँ पे देखिए 2 आगे लग गया और MgO है, यानी कि 2 सब है, Mg भी 2 है और यहाँ पे O यानी कि ऑक्सीजन भी 2 है, इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आखिरकार आपको कैसे समझना है। तो आपको लेफ्ट और राइट यानी कि दोनों तरफ से आपको जो परमाणुओं संख्या वो बिल्कुल समान होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा इसका तरीका यही है पहचानने का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया दी गई अभिक्रिया में कौन सी संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है, यानी कि कौन सा अभिक्रिया है जो कि आपको संयोजन अभिक्रिया की विपरीत है। तो देखिए संयोजन मतलब क्या होता है? संयोजन मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो संयोजन मतलब जोड़ना, तो जोड़ना का उल्टा क्या होगा? घटाना या फिर टूटना। तो जो आपको संयोजन का उल्टा होगा ये होगा अपघटन, ठीक है। अपघटन यानी कि हम लोग 2 भागों में तोड़ते हैं और संयोजन यानी कि हम लोग 2 भागों में जोड़ते हैं। तो इसका विपरीत बताना, यहाँ पे अगर जोड़ हो रहा है तो यहाँ पे घटा होगा, ठीक है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया मतलब होता है जोड़ना और अपघटन मतलब अपक्रिया मतलब होता है टूटना, इसलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे क्वेश्चन जब देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा कि सर फार्मेलिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, तो फिर ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो क्वेश्चन गलत नहीं है, देखिए क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है मेथेनिक अम्ल, ठीक है, और इसी को हम लोग फार्मेलिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो कि आपको एक का दूसरा भी नाम होता है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि चींटी में कौन सा अम्ल होता है, तो ये आपको मेथेनिक अम्ल होता है, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में मेथेनिक अम्ल न देकर आपको फार्मेलिक अम्ल भी देता है, तो वो भी आपका इसका दूसरा ही नाम है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? तो लैक्टिक अम्ल जो हम लोग जो मांसपेशियों में ऐंठन होती है या फिर जोड़ों में जो दर्द होता है, ये आपको लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। और साइट्रिक एसिड किसमें होता है? तो साइट्रिक एसिड नींबू में होता है और औद्योगिक अम्ल होता है ये आपको टमाटर में, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा मौजूद रहता है, यानी कि आपको बताना है कार्बनिक यौगिक में हमेशा कौन सा मौजूद रहेगा। तो कार्बनिक यौगिक में सिंपल सी बात है, कार्बन हर हालत में मौजूद होना ही चाहिए, क्योंकि इसके नाम से भी लग रहा है कार्बनिक यौगिक, यानी कि कार्बन हर हाल में आपको होगा ही होगा, ठीक है। जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया एल्केन का सामान्य सूत्र है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिरकार एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो
क्वेश्चन होता है, बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन में होते हैं। तो देखिए इसका कन्फ्यूजन दूर होगा, कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो मैं आपको सबसे पहले आंसर देता हूँ कि आखिर का इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करें कि एल्कीन का क्या सूत्र होता है। एल्कीन का क्या सूत्र होता है, तो एल्कीन का सूत्र होता है आपको CnH2n। देखिए यहाँ पे जो है ये आपको एल्कीन का सूत्र है, और एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखिए जो एल्केन का सूत्र पूछा गया ये होगा CnH2n+2, और जब एल्कीन का पूछा जाए तो उसमें आपको होगा CnH2n, और जब आपको एल्काइन का पूछा जाए तो उसमें आपको होगा CnH2n-2। इसका सिंपल सा ट्रिक है, और मैं इसका इमेज है आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या है। आपको बताना है कि क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या होता है, और यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जामों में। तो यहाँ पे बताना है कि क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपको CHCl3, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, साबुन का समान सूत्र क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब मैं आपको क्वेश्चन रिसर्च कर रहा था, मैं जब क्वेश्चन को यहाँ पे खोज रहा था आप सभी कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मुझे मिला कि साबुन का समान सूत्र क्या है। ये और क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पिछली बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेलवे के एग्जाम पूछा गया तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए कि आखिरकार साबुन का समान सूत्र क्या है। तो साबुन का जो समान सूत्र है ये है आपको RCOONA, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसको VPI लगाकर आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, गैलेना किसका अयस्क है, सीसा का, तांबा का, एल्युमिनियम का या फिर लोहा का। तो जो आपको गैलेना है ये आपको सीसा का अयस्क है, ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, ये है आपको बॉक्साइड, और लोहा का हेमेटाइट आपको सभी कैंडिडेट को मालूम होगा, जो कि बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मीथेन यानी कि CH4 के अणु भार की गणना करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी सूत्र में किसी भी यौगिक का आपको अणु भार कैसे ज्ञात करना होता है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आखिरकार आपको कैसे ज्ञात करना होगा, ठीक है। जब भी आपको अणु भार ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मीथेन बोला जाता और यहाँ पे फॉर्मूला नहीं देता तो फिर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि बोल दिया जाएगा कि जल का अणु भार कितना होता है, तो आपको जल का फॉर्मूला तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिरकार जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो ऐसे करके आपको जब फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर अणु भार आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सब जानकारी आप सभी कैंडिडेट को मालूम होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि CH4 का यानी कि मीथेन का आप क्या निकालिए, अणु भार निकालिए। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे इसको समझिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको सिंपली इसका अणु भार यानी कि इसका द्रव्यमान को आपको गणना करना होता है। जैसे कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, मैंने आपको बोला था कि 1 से लगाकर 20 तक परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, जो कि मैं आपको बहुत ही जल्द टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका एक इमेज सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, लेकिन इसका परमाणु भार होता है 12। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखकर प्लस कर देंगे, ठीक है। आपको परमाणु क्रमांक यहाँ पे नहीं काउंट करना है, यहाँ परमाणु भार काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पे अणु भार निकलना है, ठीक है। तो हम लोग कार्बन के लिए 12 लिख दिए। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12 और यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। यहाँ से इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कैसे बताया, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो भी आपको अणु भार पूछा जाएगा उसका सूत्र लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे CH4 लिख दिया, तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और इसका परमाणु भार होता है 12, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है और इसका परमाणु भार भी 1 होता है, तो हमने यहाँ पे इस 4 को यहाँ पे जोड़ दिया, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देकर बता देता हूँ ताकि आपको डाउट कुछ क्लियर हो पाए, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देकर बताता हूँ। जैसे कि पूछ लिया जाए कि जल का यानी कि H2O का
जो अणु भार है ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये जल का है, H2O का है, आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे। तो आपको बताना है कि H2O का जो अणु भार है कितना होगा। कैसे हम लोग इसको काउंट करेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होता है और इसका परमाणु भार भी 1 होता है। तो हम लोग जब 1 में यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 करके यहाँ प्लस कर दिया। मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है लेकिन यहाँ पे 2 दिया गया है, यानी कि हम लोग 2 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया ऑक्सीजन O। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो परमाणु भार होता है ये होता है 16। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग लिख देंगे 16। तो 16 2 18 कितना हो जाएगा, बिल्कुल आपको जो जल का अणुभार होगा ये हो जाएगा 18। तो ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है जो कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है स्टेनलेस स्टील का किसके कारण जंगरोधी होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील जो है किसके कारण जंगरोधी होता है। तो ये होता है आपको क्रोमियम के कारण। ठीक है, और यहाँ से मैं एक बात मेंशन कर दूं, कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि किसके कारण जंगरोधी होता है तो ये होता है क्रोमियम के कारण। लेकिन आपको पूछा जाए कि किसके कारण कोई भी जो धातु होता है ये मजबूत होता है तो उसमें आपको कार्बन आंसर करना होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके कारण कोई धातु मजबूत होता है तो ये होता है कार्बन के कारण। और कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए किसके कारण जंगरोधी होता है उसमें आपको क्रोमियम पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। तो आप ऑप्शन के देखेंगे तो आप आसानी से इसका हल दे पाएंगे कि आखिरकार ये कौन सी धातु है जो कि पानी के साथ जल्दी से अभिक्रिया कर लेती है। जैसे कि ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है पोटेशियम, एल्युमिनियम, जस्ता और लोहा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम क्यों इसका राइट आंसर होगा और कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप इसको पहचान सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे कि जो सोडियम है इसे हम लोग केरोसिन के तेल में रखते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जानते होंगे, अब आप भी जानते होंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम धातु को हम लोग किस में रखते हैं, तो सोडियम धातु को हम लोग केरोसिन में रखते हैं। तो सोडियम धातु के ही समूह का ही जो तत्व है ये है पोटेशियम, यानी कि प्रथम वर्ग का ये समूह का तत्व है पोटेशियम। और मैंने इसका ट्रिक बताया था, हेलिना करे रब से फरियाद। ये जो है प्रथम समूह के तत्व हैं और इस समूह में जितने भी तत्व हैं इन सभी को हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन के तेल में रखते हैं। अगर इसको आप पानी के साथ अगर यहाँ पे देखेंगे यानी कि बाहर रखेंगे तो बहुत ही जल्द पानी के साथ अपक्रिया कर लेता है ठंडे पानी के साथ। ठीक है, इसीलिए यहाँ से पोटेशियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रथम समूह के जो तत्व हैं इन्हें हम लोग केरोसिन के तेल में रखते हैं। ये ठंडे पानी के साथ कोई भी यहाँ पर क्रिया कर लेता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर पोटेशियम ऑप्शन न देकर यहाँ पर सोडियम देता है तो सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक प्रथम समूह के तत्व हैं। तो बिल्कुल आप इन बातों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट नोबल धातु है। तो आपको बताना है कौन सा एक उत्कृष्ट नोबल धातु है, तो ये हो जाएगा चांदी और यहाँ पे सोना, ये जो है ये सब आपको क्या है नोबल धातु कहलाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए क्वेश्चन बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनबुझा चूना या फिर बुझा चूना, आपको कैसे पहचानना है मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए जब क्वेश्चन पूछा जाए कि बुझे हुए चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है Ca और यहाँ पे OH का होल 2I। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, बुझे हुए चूने का, जिससे हम लोग इसका जो रासायनिक नाम है ये है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनबुझे चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो अनबुझे चूना का जो रासायनिक नाम है ये है आपको कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब आपको अनबुझा चूना कहा जाए तब आपको जो सूत्र होगा ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्न में से कौन सा रक्त जमने के लिए आवश्यक खनिज है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा जो खनिज है जो कि रक्त जमने में आवश्यक है, तो ये है आपको कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये आपको रक्त जमने में बहुत ही मदद करता है। पोटेशियम मैंने आपको भी बताया, पोटेशियम सोडियम प्रथम समूह के तत्व हैं और क्लोरीन ये आपको 17वें समूह का तत्व है, हाइड्रोजन समूह का तत्व है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है दूध वाला
ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्यों मिलाता है ये आपको बताना है, इसका रीजन क्या है। तो जो बेकिंग सोडा मिलाया जाता है दूध में, ये आपको दूध की अम्लता रोकने के कारण यहाँ पे मिलाया जाता है, ताकि इसका जो अम्लता है ये आपको न जाए। ठीक है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और जब आप इसको ऑप्शन देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट को अगर नहीं मालूम होगा तो फिर कंफ्यूजन में हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में कौन सी धातु खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है। तो मैंने अभी बताया कि जब भी प्रथम समूह के तत्वों को हम लोग खुले में रखते हैं तो आग पकड़ लेती है, ठंडे पानी के साथ अपक्रिया कर लेती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं लेड चांदी, मैग्नीशियम, सोना और चांदी। तो सोना और चांदी तो हम लोग ऐसे भी पहनते हैं तो ये बिल्कुल नहीं होगा, चांदी भी नहीं होगा। मैग्नीशियम में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा सोडियम और पोटेशियम। ये भी आपको प्रथम समूह के तत्व है, मैंने अभी बताया कि इनको किरोसिन के तेल में रखा जाता है, खुले में आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत होता है। आपको बताना है कि सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है, 50% या फिर 0%, 70% या फिर 100%। तो जो शीशे पेंसिल में शीशे का प्रतिशत होता है ये 0% होता है। 0% इसलिए होता है क्योंकि जो शीशा पेंसिल है ये आपको पूरा तरह से ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुविक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुविक है। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी निष्क्रिय समूह के तत्व हैं, जैसे कि जैसे कि 18वें समूह, निष्क्रिय गैस कौन सा होता है, 18वां समूह, या फिर जिसे हम लोग शून्य समूह कहते हैं, जैसे कि हो गया आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये जो हैं ये सब आपको ये अक्रिय गैस हैं, ये आपको 18वें समूह के तत्व हैं। ठीक है, और इन समूह में जितने भी तत्व हैं ये सारे जो हैं एक एक परमाणुविक होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा हार्ड लग सकते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में पढ़ना थोड़ा, जो कहीं नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा हार्ड लग सकता है, तो आपको ध्यान देना होगा। आवर्त सारणी से भी 2-4 क्वेश्चन पूछ ले ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, प्याज करते समय आँख में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर सल्फर। तो जो हम लोग प्याज काटते हैं तो हमारे आंख में जलन पैदा होती है या फिर आंसू निकलते हैं, ये आपको सल्फर यौगिक के कारण होता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किए गए, निम्न में से कौन सी गैस अजनबी गैस है। यानी कि आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से स्ट्रेंजर गैस यानी कि अजनबी गैस किसे हम लोग कहते हैं। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनेन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, जो कि आपको याद रखना है। और जिनोन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ये होती है 54। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है। तो कोई भी जब धातु पानी के साथ अपक्रिया करता है तो ये आपको हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, एफ ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इसे हम लोग संक्रमणीय धातु कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमणीय तत्व कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एफ ब्लॉक पूछा गया है तो एफ ब्लॉक आपको डी ब्लॉक के नीचे होता है और इसे हम लोग अंत संक्रमणीय तत्व कहते हैं। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये ब्लॉक के तत्वों को हम लोग अंत संक्रमणीय तत्व कहते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमणीय तत्व कहते हैं। ठीक है, और जो प्रथम समूह के तत्व हैं इसे हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं और जो सेकेंड समूह के तत्व हैं इसे हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो बिल्कुल आप इन समूह के नाम याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार ये आपको निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, भारत ने अपने परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था। तो आपको बताना है कि भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था। ये आपको पोखरण राजस्थान में किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1974 ईस्वी में किया गया था और इसका जो कोड था ये था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि आपको याद रखना है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्थान कहाँ है, ये आपको है महाराष्ट्र में। कल्पकम कहाँ है, ये है आपको तमिलनाडु में। और श्रीहरिकोटा ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सौर ऊर्जा के समय जो उत्पादन होती है वो प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, MOS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि MOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MOS का फुल फॉर्म होता है
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और एक बात मैं आपको मेंशन कर दूं बार बार, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे नीचे कमेंट करके अपना सोर्स शेयर नहीं करते हैं, तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के नीचे कमेंट करके आप सोर्स शेयर कीजिए। और सोर्स शेयर करने में दिक्कत क्या आती है, या तो आप सोर्स शेयर करना नहीं चाहते हैं या फिर वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके आप स्कोर भी शेयर करा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया और आप सभी कैंडिडेट को मालूम ही होगा कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए हम टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं। और आपको याद रखना है कि टंगस्टन का जो तापमान होता है ये कितना होता है, टंगस्टन का तापमान आपको कितना होता है, तो ये होता है आपको 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से भी बताया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, ओम का नियम किनके बीच संबंध दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि ओम का नियम आपको होता है V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर। V क्या है, V आपको विभवांतर है, I क्या है, I आपको विद्युत धारा है, और R है आपको रेसिस्टेंट यानी कि क्या है, ये आपको प्रतिरोध है, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओम का जो नियम है किसके किसके बीच यहाँ पे संबंध दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर और विद्युत धारा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में देखिए विद्युत आवेश क्या दिया गया, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे समय दिया है, भी नहीं होगा। और यहाँ पे भी देखिए विद्युत आवेश दिया गया है, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, V बराबर आई आर होता है। V का मतलब विभवांतर, I का मतलब विद्युत धारा एम्पियर, और R का मतलब रेसिस्टेंट यानी कि प्रतिरोध। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत परिपथ में जो कनेक्शन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समानांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। ये आपको दो प्रकार के होते हैं कनेक्शन, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अपरिमित। तो मैंने आपको बताया था कि अवतल लेंस की जो फोकस लंबाई होती है ये ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की जो फोकस लंबाई होती है ये आपको धनात्मक होती है। और दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इन बातों का बिल्कुल याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो यानी कि 3 ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और एक ऐसा दिया गया है जिसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। तो देखिए सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सौर भट्टी में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेकिन जो पक्षदर्शी दर्पण है इसे हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि जो हम लोग गाड़ी का पीछे देखने का जो साइड मिरर वाला जो ऐनक होता है, मिरर होता है, जो हम लोग अपने भाषा में ऐनक या फिर दर्पण बोलते हैं, ये आपको उत्तल दर्पण का ये प्रयोग होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया दर्पण सूत्र है, आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि आप बताइए कि लेंस सूत्र क्या है, अगर लेंस सूत्र पूछा जाता है तो वो लेंस सूत्र हो जाता है, ये आपको यहाँ पे सिर्फ माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है। मानव मस्तिष्क में जो कोई भी हम लोग ध्वनि सुनते हैं कितने देर तक कायम रहती है, तो ये रहती है आपको 0.1 सेकेंड तक, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, पीतल में, इस्पात में, एल्युमिनियम में या फिर लोहा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी ध्वनि में किस ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है, तो ये होता है आपको एल्युमिनियम है, ठीक है। और एल्युमिनियम का आपको जो संकेत होता है क्या होता है, ये होता है Al, और एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, ये होता है आपको 13, और इसका परमाणु भार आपको 27 होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ हम देख सकते हैं मेंशन किया गया निम्नलिखित में से
कौन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है? तो मैंने आपको बताया था कि प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकती है और जो ध्वनि है ये आपको निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। और निर्वात हम लोग किसे कहते हैं? जहाँ पर आपको हवा ना हो, जहाँ पर वायु ना हो, इसे हम लोग निर्वात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? जो ध्वनि है किसके कारण उत्पन्न होती है? अपवर्तन के कारण, कंपन के कारण, प्रतिबिंब के कारण या फिर घूर्णन के कारण? तो जो आपको ध्वनि उत्पन्न होती है आपको कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, ध्वनि की आवृत्ति भी, तरंगधर लेमडा और चाल भी के बीच क्या संबंध है? तो ये आपको फॉर्मूला बताना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v बराबर n लेमडा, जो कि इस पर बहुत सारा यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए v बराबर n लेमडा। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, जो कि आपको इस फार्मूला को याद रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएंगे? यानी कि आपको बताना है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर दोनों समान होते हैं। तो ये होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो मैं इसका एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ जिसको आपको याद रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो आप सभी कैंडिडेट जानते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी जो पानी है ये आपको बर्फ़ में बदलना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे इधर जाएंगे यानी कि 1 2 4 5 ऐसे ये आपको जल की अवस्था होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 12 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? तो ये आपको द्रव की अवस्था में बिल्कुल रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस में होती है? गैस में, ठोस में, मेटालोइड में या फिर तरल में? तो ये जो आपको कणों की गतिज ऊर्जा जो अधिकतम होती है ये आपको गैस में होती है। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो पानी के द्वारा ऊपर लगाया गया बल ये आपको उत्प्लवन बल कहलाता है, जिसकी खोज ये आपको आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है? तो विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, ये मात्राहीन और विमाहीन राशि है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा कि इसका कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, बल बाई द्रव्यमान बराबर क्या होता है? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन में हो सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन इजी है लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूजन में हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर एम ए, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बल बाई द्रव्यमान, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एफ बाई एम लिख देंगे और बराबर हम लोग लिख देंगे एम, यानी कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा त्वरण। इसका फॉर्मूला सिंपल से आपको ये याद रखना है, एफ बराबर होता है एम ए, आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको यहाँ पे बाई में ले जाएंगे, बटा में ले जाएंगे, तो यहाँ पे बल बटा में द्रव्यमान बराबर हो जाएगा क्या? त्वरण। तो बिल्कुल यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो देखिए जब भी आप वेग को दोगुना कीजिएगा तो इसका गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 गुना दिया गया है बिल्कुल गलत हो गया, जो 2 गुना दिया है बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों 4 गुना बढ़ जाता है? 4 गुना इसलिए बढ़ जाता है कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो जब भी दोगुना किया जाएगा तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 गुना यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि वेग को दोगुना करने के बाद ही जो संवेग रहेगा ये भी आपको दोगुना ही रहेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि किसी वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना होगा लेकिन गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया 1 kg गुणे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? 1 न्यूटन, 1 कूलाम, 1 पास्कल या फिर 1 जूल? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। इसका राइट आंसर न्यूटन क्यों होगा? तो मैंने अभी बताया कि जो बल बराबर होता है ये होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर आपको यूनिट निकालना आना चाहिए तो देखिए बल का जो द्रव्यमान का यूनिट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? केजी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एम के बदले यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? केजी लिख सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान की जगह यहाँ हम लोग केजी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका यूनिट होता है। और हम लोग त्वरण की जगह, यानी कि ये जो है ये आपको त्वरण है, त्वरण का जो एसआई मात्रा हो क्या होता है? ये होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे इसको हम लोग गुणे में यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि यहाँ पे 1 न्यूटन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? यानी कि आपको
ऊर्जा परिवर्तन बताना है। तो बारिश के दौरान जो परिवर्तन होता है ये आपको स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल है जो कि आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखिए आपको सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ और जो ऑप्शन में जो यूनिट है अगर अलग अलग दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे देखिए केजी दिया गया है, यहाँ पे न्यूटन दिया गया है, यहाँ पे जूल दिया गया है और यहाँ पास्कल दिया गया है, तो आपको सिर्फ यूनिट देखना है और इसका राइट आंसर बता देना है, ठीक है। इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें गतिज ऊर्जा पूछा गया है, तो जब भी गतिज ऊर्जा होगा ये आपको जूल में ही होगा, क्योंकि ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है। तो यहाँ पे केजी तो बिल्कुल नहीं होगा, न्यूटन भी नहीं होगा, पास्कल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से देखकर ही बता सकते हैं। तो फ्रेंड आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैंडिडेट बिहार ITI, बिहार पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कैंडिडेट के पास सही जानकारी मिल पाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।